नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर वशिष्ठ आज फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज हम एक ऐसे संगठन की बात करेंगे जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। दोस्तों, 1925 में एक डॉक्टर ने एक संगठन बनाया जिसका एम था हिंदुओं को ब्रिटिश राज के खिलाफ तैयार करना। उस टाइम पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा संगठन आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बन जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जो 2025 में अपना शताब्दी वर्ष बना रहा है। आरएसएस ये एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होते ही राजनीति के गलियारों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये समाज के भीतर कहीं ना कहीं देश के सबसे बड़े परिवार के तौर पर अपनी पहचान कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। साल 1960 ये वो दौर था जब बंगाल में आजादी के संघर्ष के लिए क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए केशव राव बलराम हेडगेवार इस संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए। दादा भाई नौरोजी ने उस वक्त के जननायक लोकप्रिय बाल गंगाधर तिलक जी को कांग्रेस में आने का न्योता दिया, तो हेडगेवार जी भी कांग्रेस में उनके साथ आ गए। हेडगेवार जी ने कांग्रेस के साथ काफी समय तक काम किया, लेकिन 1917 में तुर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हो गई और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी को कांग्रेस द्वारा खिलाफत मूवमेंट से जुड़ने वाली बात परेशान कर रही थी। उन्हें ये बात अंदर ही अंदर चुभ रही थी, क्योंकि उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति माना। हालांकि नाराजगी के बाद भी डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे, बल्कि 1922 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन और 1925 में कोलकाता अधिवेशन में भी डॉक्टर हेडगेवार मौजूद रहे। लेकिन इस घटना के बाद डॉक्टर हेडगेवार जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अब मन बना लिया था कि वे एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो हिंदुओं के हित को लेकर चले और आगे बढ़े। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने घर से ही। कहा जाता है शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार जी को सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग ही पहुंचे थे, लेकिन 12 से 1200 बनने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर हेडगेवार जी की विचारों से प्रभावित होने लगे और इसी के साथ अब संघ की स्थापना का रास्ता भी साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। इस रास्ते में कई सारी प्रॉब्लम्स पैर पसारे खड़ी थी। कहा जाता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने खुद शाखा लगाना शुरू किया। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को भी शामिल किया। धीरे धीरे लोग डॉक्टर हेडगेवार जी की बातों से प्रभावित होने लगे और उनके इस अभियान से जुड़ने लगे। कुछ ही समय में शाखा में आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। अब समय आ गया था जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ को ऑफिशियल रूप देने का सोचा। डॉक्टर हेडगेवार जी ने साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाके जैसे नासिक, पुणे, अमरावती में संघ ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी शाखा का विस्तार होना शुरू हो गया। लोगों का शाखा के साथ जुड़ना किसी बदलाव से कम नहीं था। ये एक ऐसा बदलाव था जिसको बनाया तो सामाजिक काम करने के लिए था, लेकिन आगे चलकर ये राजनीतिक का वो गोल चक्कर बना जिसके चारों तरफ ही राजनीति का ताना बाना सुना जाने लगा। संघ में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अभी भी संघ का कोई खास असर नहीं था। संघ विस्तार के लिए तैयार था और महाराष्ट्र के बाहर पैर पसारने के लिए का मौका तब मिला जब हेडगेवार जी को 1930 के आसपास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। डॉक्टर हेडगेवार बीएचयू आए और पंडित मदन मोहन मालवीय जी से बात की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू परिसर में संघ का ऑफिस खोलने के लिए परमिशन भी दे दी। बीएचयू में डॉक्टर हेडगेवार जी की मुलाकात एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर जी से हुई। गोलवलकर बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसलिए उन्हें
सब गुरुजी कहा करते थे। गुरुजी डॉक्टर साहब के माध्यम से ही संघ में एक्टिव हुए और उनके मेंबर भी बने। लेकिन 1940 में डॉक्टर हेडगेवार जी की मृत्यु हो जाती है और सर्व सहमति से आरएसएस की कमान गुरुजी को सौंप दी जाती है। गुरुजी की लीडरशिप में आरएसएस के विचार दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ पूरे देश में फैलना शुरू हुआ। ये अब जानते हैं कि आरएसएस काम कैसे करता है और इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ फैली हुई। आरएसएस 11 पार्ट में बटा हुआ है। केंद्र, क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिला, तालुका, नगर, खंड, मंडल, ग्राम एवं शाखा। वही अगर आरएसएस की ब्रांच यानी शाखा की बात करें तो ये 5 तरह की होती है। प्रभात शाखा यानी जो सुबह लगाई जाती है, सायं शाखा जो शाम को लगती है, रात्रि शाखा जो रात में लगाई जाती है। इसके बाद आता है मिलन। मिलन सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को कहा जाता है। इसके बाद आती है संघ मंडली। जब महीने में 1 या 2 बार शाखा लगाई जाती है तो उसे कहते हैं संघ मंडली। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संघ में करीब 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेंड स्वयंसेवक हैं। संघ परिवार के अंडर 80 से ज्यादा छोटे बड़े संगठन आते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में आरएसएस के 8000 से ज्यादा शाखाएं लगती है। केरला जैसे स्टेट में जहां हिंदू पॉपुलेशन कम है, वहां भी आरएसएस के करीब 5000 शाखाएं हैं। ये तो बात हुई देश के अंदर की। वहीं दुनिया की 40 से ज्यादा देशों में आरएसएस की 57,000 शाखाएं। इसके साथ ही इन सभी शाखाओं में डेली 50 लाख से ज्यादा मेंबर आते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो आज पूरे वर्ल्ड में आरएसएस के करीब 55 सहायक संगठन भी हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, इंडियन फॉर्म्स एसोसिएशन, हिंदू स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय सेविका समिति, ऑल इंडिया वर्ल्ड काउंसिल, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम नेशनल फोरम, नेशनल सिख संगत, वर्ल्ड डायलॉग सेंटर, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, विवेकानंद केंद्र, इंडियन लेबर यूनियन, सेवा भारती एवं विश्व हिंदू परिषद इत्यादि। लेकिन आरएसएस का काम क्या है और भारतीय समाज में इसका क्या योगदान है, आइए जानते हैं। फंक्शंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ आरएसएस। दोस्तों, आरएसएस समाज सेवा और सुधार के साथ साथ राहत और रिहेबिलिटेशन के काम भी करता है। ये काम डिजास्टर साइट और जरूरतमंद इलाकों में संघ के वॉलेंटियर देते हैं। इसके अलावा देश में कास्टिज्म को खत्म करना और कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ाना भी संघ का मकसद है। इसके लिए संघ पंचजन्य नामक मैगजीन भी निकालता है। अगर बात करें आरएसएस के अभी तक के योगदान की, तो भारत में कश्मीर विलय के वक्त जब नेहरू सरकार कुछ असमंजस की स्थिति में थी, उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा हेल्प मांगने पर आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवलकर जी ने ही महाराज हरि सिंह से बात की, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए दिल्ली लेटर भेजा था। इसके अलावा दादर, नागर हवेली और गोवा के भारत में विलय के दौरान भी संघ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 19 जुलाई 1954 को दादर को पुर्तगीज से मुक्त कराया और 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगीज का फ्लैग उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, उस वक्त भी संघ ने आगे आकर आर्मी की हेल्प, आर्मी रूट पर नजर रखना, एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प, आर्मी का खाने का इंतजाम करना और साथ ही साथ आर्मी फैमिलीज की हेल्प करने जैसे काम आरएसएस द्वारा ही किए गए थे। उनके इस काम को पूरे देश के लोगों ने सराहाया था। आरएसएस के इस काम को देखते हुए पीएम नेहरू ने 1963 के रिपब्लिक डे परेड फंक्शन में स्पेशली आरएसएस को इनवाइट किया था। 2 दिन के नोटिस पर 3000 स्वयंसेवक ने अपनी यूनिफॉर्म में राजपथ पर मार्च भी निकाला था। 1965 में इंडो पाक वॉर के दौरान भी तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया था। उस वक्त घायल जवानों को सबसे ज्यादा ब्लड संघ के ही स्वयंसेवकों ने दिया था। साथ ही कश्मीर में एयर स्ट्रिप्स से स्नो हटाने का काम भी स्वयंसेवक ने ही किया था। इसके अलावा
1971 में उड़ीसा में आए खतरनाक साइक्लोन से लेकर भोपाल ट्रेजेडी, गैस ट्रेजेडी तक, 1984 सिख दंगों से लेकर गुजरात अर्थक्वेक, उत्तराखंड उत्तराखंड फ्लड और कारगिल वॉर में घायल लोगों की रेस्क्यू ऑपरेशन तक संघ ने आगे आकर अपनी सेवाएं दी। हमेशा संघ ने आगे फोर फ्रंट में खड़े हुए लोगों की सेवा की है और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा में भी संघ ने अपनी सेवाएं दी। आरएसएस द्वारा इतना सब करने के बावजूद वो हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसी रहती है। उस पर हमेशा से राजनीति में हस्तक्षेप करने के इल्जाम लगते रहते हैं और इसे सरकार द्वारा बैन करने की मांग भी उठती रहती है। आइए जानते हैं इसे कब कब बैन भी किया गया है। पहली बार जब 1948 में नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, तो पंडित नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और इसे बैन भी कर दिया था। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश पर नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, उस वक्त भी आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उस वक्त आरएसएस को फिर से बैन कर दिया गया। हम कहते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद आरएसएस का हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स से गहरा नाता रहा है। आइए आरएसएस और इंडियन पॉलिटिक्स के इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी आरएसएस पॉलिटिक्स से न चाहते हुए भी जुड़ा रहा है। 1975 में इमरजेंसी के वक्त आरएसएस का नाम बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स में दिखा। इसके अलावा ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी को भी एक वक्त पर आरएसएस के आगे झुकना पड़ा था। दरअसल बात 1989 की है, जब राम जन्मभूमि को लेकर छिड़े विवाद में राजीव गांधी को अपनी सत्ता जाती दिखाई देने लगी। उस वक्त राजीव गांधी ने आरएसएस से अयोध्या को लेकर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आरएसएस ने राजीव गांधी से किसी तरह की बात करने से मना कर दिया था। संघ उस वक्त अयोध्या को राजनीति में नहीं घसीटना चाहती थी, जिसके बाद राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए। इधर लाल कृष्ण अडवाणी जी ने वीपी सिंह की सरकार का साथ दिया, लेकिन वीपी सिंह ने जब रिजर्वेशन का दाव खेला तो सारे पासे पलट गए। इस वक्त संघ को एक बड़ा झटका लगा। झटके में ही सही संघ को महसूस हो गया कि राजनीति को अयोध्या जाना होगा। इस दौरान रिजर्वेशन की आग फैली तो राजनीतिक हलचल मच गई। संघ भी एक्टिव हुआ और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में साथ देने का फैसला कर लिया। दोस्तों, राजनीति की वजह से आरएसएस हमेशा आलोचना से घिरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस वीर सावरकर जी की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, जिसकी वजह से आलोचकों ने हमेशा से संघ को राइट विंग, फैसिस्ट, रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा है, जबकि आरएसएस पॉलिटिकल अपीजमेंट के खिलाफ हिंदुओं के हित को उठाता है। देखा जाए तो वो आरएसएस की कोई सेट मेजर फिलॉसफी नहीं है, लेकिन आरएसएस 3 तरह की मेन फिलॉसफी को फॉलो करता है: अखंड भारत, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और हिंदुत्व। संघ तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को अपने कार्यक्रम में यूज करता है। इसी वजह से उसके ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता। अक्सर इस वजह से आरएसएस कंट्रोवर्सीज में फंस जाता है। आरएसएस सबसे ऊपर भगवा ध्वज को मानता है। आरएसएस समय समय पर राजनीति में एक्टिव दिखता है। बीजेपी में कई बड़े लीडर संघ से ही निकले हैं। अब चाहे वो लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण अडवाणी जी हो, हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी या फिर देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की। इसीलिए इनके कार्यों में संघ की आइडियोलॉजी की छाप देखना कोई हैरानी की बात नहीं। दोस्तों, एक कमरे से स्टार्ट हुआ ये संघ आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला। आज आरएसएस को 100 साल हुए। दुनिया में शायद ही किसी संगठन की इतनी आलोचना हुई जितनी आरएसएस की थी, लेकिन इसके बावजूद आरएसएस आज भी अपने विचारों को लेकर डिटरमिन्ड और अपने मोटो को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज आरएसएस की पॉपुलैरिटी
इतनी ज्यादा है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपको इसके होने का एहसास हो ही जाए। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारी ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।